हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज का ये जो अपना वीडियो होने वाला है ये अगले टॉपिक के ऊपर होने वाला है रीजनिंग के, जो कि है डेटा सफिशिएंसी। अब अच्छा है अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो इसका मतलब पुरानी वाली रीजनिंग की आपने सारी वीडियोस निपटा दी होंगी। अगर नहीं निपटाई है तो अभी भी टाइम है, उन वीडियोस को पहले निपटा लो, फिर इसे भी साथ साथ देख के कंप्लीट कर लो, जिससे कि एक अच्छा खासा आइडिया लग जाए कि पेपर में सवाल किस टाइप से पूछे जा रहे हैं। क्या मैं उन्हें कर पाऊंगा? अच्छी बात है। नहीं कर पाऊंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चैनल पे हम लोगों ने आपके लिए काफी सारा मसाला डाला है, उसे पूरा भी कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं ये टॉपिक। अब ये नई चीज क्या है, डेटा सफिशिएंसी। जैसे कि सर मुझे नाम से ही पता चल रहा है, डेटा सफिशिएंसी मतलब डेटा मतलब कोई एक डेटा गिवन होगा, और सफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, क्या वो मेरा जो गिवन डेटा है वो संपूर्ण है या नहीं। अब जैसे एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, एक नॉर्मल सी चीज लेके चलो। क्या मान लो मैं कहूं कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। 3 बच्चे हैं, ए बी और सी। अब इनमें से जो सबसे छोटा लड़का है, इनमें से जो सबसे छोटा लड़का है वो वोट देने के लिए तैयार है। तो यानी सबसे छोटे वाले लड़के की एज क्या होगी? 18। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ और भी कहानी दूं कि जो बीच वाला लड़का है वो 6 साल बड़ा है छोटे वाले लड़के से, तो यानी 24 साल का ही होगा। ठीक है, अब तीसरी चीज कि जो तीसरा लड़का है वो इन दोनों से बड़ा है। अब यार ये तो अनगिनत पॉसिबिलिटी हो गई कि हो सकता है 25 साल का, हो सकता है 40 साल का, हो सकता है 100 साल का, हो सकता है 500 साल का। तो क्या जो मैंने डेटा बोला अभी तुम्हें कि जो तीसरा वाला लड़का यानी कि सी वाला लड़का है वो इन दोनों से बड़ा है, क्या वो सफिशिएंट है आंसर करने के लिए? नहीं सर, सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुमने बस मुझे कह दिया कि यार बड़ा है, कितना बड़ा है? वो 1000 साल का है, 5000 साल का है, 1 साल का तो नहीं होगा, 19 साल का है, 19.5 साल का है, कितने साल का है? ठीक है, और वहीं पे मैं ये कह दूं कि जो तीसरा लड़का है उसकी जो एज यानी उम्र है वो बाकी दोनों के बराबर है, बाकी दोनों की एजेस के सम के बराबर है। तो सी की एज क्या हो जाएगी? 18 + 24 यानी 42 साल का हो जाएगा। अब क्या डेटा सफिशिएंट है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि अब मैं आंसर कर पा रहा हूं। तो सेम चीज डेटा सफिशिएंसी में होती है, वो आपको बड़ी सी प्रॉब्लम दे सकता है, सवाल दे सकता है, और फिर 3-4 हिंट दे दे। जैसे हम बचपन में गेम खेलते थे ना, डिटेक्टिव वाला, कि कोई एक पर्टिकुलर, या फिर ऐसा समझो पहेलियों वाला, सिंपल भाषा में, उसी टाइप का एक टॉपिक है। वो आपको सवाल दे देगा और हिंट दे देगा कि हाँ ये जो हिंट यूज करके तुम आंसर निकाल पाओगे, वहीं से तुम्हारा आंसर एक बारी में निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताऊंगा भी कैसे। ठीक है, ये देखो, पहले एक बढ़िया सी एक डेफिनेशन लिखी है तुम लोगों के लिए, वही चीज जो मैंने समझाई कि एक क्वेश्चन में क्या रहेगा जो कि डेटा सफिशिएंसी पे बेस्ड है। कैंडिडेट्स आर गिवन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉलोड बाय few conditions and then a few options where they have to answer which of the given conditions shall be necessary to answer the question। मतलब वही चीज, पहेलियां आएंगी, आपको बताया जाएगा कि ठीक है ये पहेली है, ये 3 इसमें से ऑप्शंस हैं, कौन सा ऑप्शन यूज करके तुम बढ़िया तरीके से जवाब निकाल सकते हो, वो इस चैप्टर में हमें करना होता है। अब ये रहेंगे ऑप्शन। अब ये ऑप्शन का जो फॉर्मेट है पूरा का पूरा फिक्स है, मतलब कि एक ऑप्शन रहेगा इफ डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। सर एक पहेली आएगी, मान लो ये पहेली है, उसके साथ मान लो 2 हिंट आ गए। हिंट्स को क्या कहा जाता है? स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2। ठीक है, और उसके बाद ये 4-5 ऑप्शन रहेंगे। पहला ऑप्शन क्या रहा है? इफ डेटा इन स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब कि जो पहला स्टेटमेंट का डेटा है, जो हिंट है, क्या उस अकेले से मैं आंसर कर सकता हूं? अगला ऑप्शन, इफ डेटा इन स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब क्या मैं स्टेटमेंट 2 सिर्फ स्टेटमेंट 2 से ही मैं आंसर कर सकता हूं क्या पहेली का? थर्ड वाला,
इफ डेटा इन ईदर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। मतलब कि यार या तो मैं डेटा जो है वो पहले वाले हिंट का आंसर कर पा रहा हूं, बढ़िया है, मैं दूसरे वाले हिंट से भी आंसर कर पा रहा हूं, बढ़िया है। तो या तो मैं पहले वाला हिंट यूज कर लूं या दूसरे वाला, मैं आंसर कर पाऊंगा, तो उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, मतलब ऑप्शन 3 पे मार्क हो जाएगा। अगला, इफ डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अलोन इज नॉट सफिशिएंट। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि तुमने स्टेटमेंट 1 भी यूज किया, स्टेटमेंट 2 भी, दोनों को मिलाया और जब जाके तुम्हारा आंसर आया। जैसे इसका एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैं तुमसे कहता हूं क्या, अब इसका एक मैं बढ़िया सा एक एग्जांपल लेके आपको बताता हूं। जैसे कि मैं आपसे कह रहा था, मान लो मैंने कहा ए इज अ नंबर लेस देन 10, नंबर बताना है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब पहला हिंट दे दूं, ए इज डिविजिबल बाय 3। तुम कहोगे सर वो अभी भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, 3 6 और 9। अगला हिंट यानी अगला स्टेटमेंट दे दूं, ए इज प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर देखो, पहले से तुम्हारी क्या पॉसिबिलिटी आई, 3 6 तो नहीं, एक सेकेंड, प्राइम नंबर की बात नहीं आती, 3 डिविजिबल बाय 3 है तो 3 6 और 9। अब मैं कहूं एक प्राइम नंबर क्या क्या होगा, 2 3 5 7, हाँ या ना, ठीक है। मैं ना स्टेटमेंट 1 से आंसर कर पाया अभी, ना स्टेटमेंट 2 से, पर अगर मैं दोनों को मिला दूं, ए इज डिविजिबल बाय 3 और ए इज अ प्राइम नंबर, दोनों को मिला दूं तो सिर्फ एक ही नंबर आएगा क्योंकि कॉमन है। तो जब मैंने बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन किया तो मुझे पता चला क्या, ए की वैल्यू क्या निकल के आई है, 3। ठीक है, इस तरह से ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला ऑप्शन हम मार्क करते हैं जो मैं आपको बता रहा था। इफ डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन बट अलोन इट इज नॉट सफिशिएंट। अगला, इफ डेटा इन स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 कंबाइंड टुगेदर इज नॉट सफिशिएंट। मतलब तुमने स्टेटमेंट 1 से आंसर किया, नहीं कर पाए, स्टेटमेंट 2 से आंसर किया, नहीं कर पाए, तुमने दोनों को क्लब किया, जब भी तुम आंसर नहीं कर पाए तो तुम ऑप्शन 5 मार्क कर देना। बस ये ध्यान रखना जब पेपर में सवाल आए तो ऑप्शन देख लेना कौन सा ऑप्शन कौन से नंबर पे है, क्योंकि जरूरी नहीं कि पहले नंबर पे यही ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो रटना नहीं है अपने को। अब ये मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं यार तुम लोगों से। ठीक है, ये देखो, जैसे ये सवाल है, पढ़ो, इन विच ईयर वाज अंगद बोर्न, सवाल डाल दिया, स्टेटमेंट यानी हिंट्स दे दिए। क्या है हिंट, अंगद एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर। ठीक है, पहला हिंट, अंगद ब्रदर हु वाज बोर्न इन 1964 ईयर। अच्छा, कौन सी ईयर में अंगद का जन्म हुआ है वो निकालना, कैसे करेंगे आप समझो। इन विच ईयर वाज अंगद बोर्न, ये पूछा है। पहला हिंट, अंगद एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर। यार क्या मुझे उसकी मदर का बर्थ ईयर पता है, नहीं पता, तो मैं नहीं निकाल सकता कौन से ईयर में। मैंने कहा छोड़ दो, सेकंड पे आओ, अंगद ब्रदर वाज बोर्न इन 1964, मैंने लिख लिया, एंड इज 35 ईयर्स यंगर। अंगद ब्रदर वाज बोर्न इन 1964 इज 35 ईयर्स यंगर टू हिज मदर। 35 साल यंग है अंगद, तो यानी अंगद जो है, अंगद कब बोर्न हुआ होगा, अंगद का भाई, ये तो अंगद का ब्रदर की बात हो रही है। अंगद की मदर कब बोर्न हुई होगी, अंगद का जब भाई 35 साल यंग है, राइट, तो अंगद की जो मदर का जन्म हुआ होगा वो कब हुआ होगा, 35 साल पहले, 1964 से, हाँ है ना, तो यानी 1929 में। अभी भी मैं नहीं निकाल पा रहा, पर मैं दोनों कंबाइन कर दूं, यहां से मुझे अंगद की मदर का वो पता चल गया, और मुझे पता है अंगद एट प्रेजेंट इज 25 ईयर यंगर टू हिज मदर। तो यार अंगद की मदर अगर 1929 में हुई है तो अंगद कब बोर्न हुआ होगा,
25 साल यंग है ना, तो 25 साल का गैप तो रहा ही होगा। अब ऐसा समझो तुम्हारे और तुम्हारे भाई में 4 साल का गैप है, तो आज से 50 साल बाद भी वो 4 साल का गैप रहेगा। सिमिलरली मुझे पता चल गया कि जो अंगद की मदर है वो 1929 में बॉर्न हुई है, तो अंगद तो 25 साल यंगर है, तो अंगद की एज भी आ गई। तो मतलब जब मैंने दोनों स्टेटमेंट को कंबाइन किया तब जाके मेरा आंसर आ रहा है कि बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 5। अब आगे चलते हैं। हाउ मच वॉज द टोटल सेल्स ऑफ द कंपनी? रीड करो एक बार, तुम लोग आराम से वीडियो पॉज कर लो, कुछ भी जैसे भी तुम कंफर्टेबल हो। क्या कह रहा है? द कंपनी सोल्ड 8000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ए, ईच कॉस्टिंग 25 रुपए। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? 8000 पीस बेचे हैं जिसमें की कॉस्ट है 25 रुपए, तो टोटल सेल कितनी हुई होगी? 8000 इंटू 25। मतलब स्टेटमेंट 1 से मुझे बस इतना पता चल गया कि टोटल सेल कितनी हुई है सिर्फ एक प्रोडक्ट की। हो सकता है ना कंपनी और भी कुछ बनाती हो, राइट? कुछ अपना टूथपेस्ट बनाती हो, कुछ भी बनाती हो। मुझे बस ये पता चला है कि एक कितना रुपया बना रहा है ये प्रोडक्ट। छोड़ दो, द कंपनी हैड नो अदर प्रोडक्ट लाइन। सेकेंड में उसने कह दिया कि भैया कंपनी जो है उस पर कोई और प्रोडक्ट लाइन नहीं है, तो मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा। अगर मैं दोनों को कंबाइन करूं स्टेटमेंट को, तो मतलब सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम ए। सेल आ गई, मतलब बोथ आर सफिशिएंट। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना यार बहुत, जैसे कि ये सेल आ गई तो एग्जाम में ना सॉल्व मत करने लग जाना कि 8000 इंटू 25 क्यों, क्या होगा। तुमसे उसने बस क्या पूछा है कि जो चीज है मैं कितने स्टेटमेंट यूज करके आंसर कर पाऊंगा, यही पूछा है। ठीक है, तो जितना पूछा जाए बस उतना, आगे आगे नहीं बढ़ना कि आंसर भी निकालने लग जाओ। क्यों? क्योंकि आंसर पूछा नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो बस ये देखो, ये स्टेटमेंट है, क्या मैं इन स्टेटमेंट को यूज करके आंसर निकाल पाऊंगा या नहीं। अब यार आंसर कुछ भी आया उससे मुझे क्या मतलब है? आंसर आना चाहिए ना, वो डेसिमल में आए कुछ भी आए मुझे क्या मतलब, आ रहा है ना, बस मार्क करो, आगे बढ़ो। इसीलिए चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेहनत कम लगती है। ये देखो, द लास्ट संडे ऑफ मार्च 2006 फेल ऑन विच डेट? पहला, द फर्स्ट संडे ऑफ दैट मंथ फेल ऑन 5th। अच्छा, फर्स्ट संडे मुझे पता है 5 तारीख को था 2006 का, तो ऑब्वियस सी बात है कैलेंडर के हिसाब से मुझे पता है पहला संडे है 5 तारीख को। ठीक है, तो अब उसके अगला संडे कब होगा? 12 मार्च को, उसके अगला 19 मार्च। इस तरह से बिकॉज मुझे एक दिन पता है तो मैं कहीं ना कहीं बता पाऊंगा कि लास्ट संडे कब होगा, क्योंकि पहला संडे पता है, साथ साथ ही गैप से बढ़ाता जाऊंगा। मैंने कहा सिर्फ पहले से तो मैं आंसर कर लूंगा बड़े आराम से, पर सेकंड भी चेक करते हैं। द लास्ट संडे ऑफ दैट मंथ वाज फ्राइडे। यार इसमें तुमने बता दिया कि जो लास्ट डे था वो फ्राइडे था, मतलब 31 मार्च तुमने कह दिया क्या है? फ्राइडे है। तो 31 मार्च फ्राइडे है, तो उससे पिछले वाला संडे तो निकाल ही सकते हैं ना आराम से, उतने दिन 5 दिन पीछे जाके, तो यानी सेकंड से भी तुम आंसर कर पा रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा कि भैया या तो पहला यूज कर लो या दूसरा, आपका आंसर आना तय है, चाहे वो कुछ भी है उससे मुझे मतलब नहीं है। ये क्लियर है? ये हो गया अगला टाइप, इधर 1 और 2 इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। अगला, अब ये कोडिंग डिकोडिंग में भी करा है सवाल। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है तो उसमें मैंने बताया है कि इस टाइप के सवाल कि स्काई का कोड पूछा जाए और ये सब कहानी गिवन हो तो कैसे निकालते हैं, तो वो इसीलिए कह रहा हूं सारे के सारे वीडियोस हैं, एक बार देख लो, दिमाग में बैठ जाएगा कि भैया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, एग्जाम में आएगा फिर बैठे रह जाओगे, नहीं तो अगर ये सब नहीं देख के जाओगे। क्लियर है? ठीक है, चलिए। और ये सारे क्वेश्चन उठाए गए वहीं से यार, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक पीओ, सब जगह से। क्या कह रहा है? स्काई का कोड बताना है। पहला तरीका, इन द कोड लैंग्वेज स्काई इज क्लियर इज रिटन एज डी, रा और फा। स्काई का बताना है। अब स्काई इज क्लियर है यार, स्काई ये रहा, मुझे नहीं पता, हो सकता है स्काई डी हो, स्काई रा हो, स्काई फा हो, राइट? कुछ भी हो सकता है ना, जरूरी थोड़ी है कि पहले नंबर पे स्काई है तो पहले नंबर पे डी होगा। अच्छा, अगला देखो, मेक इट क्लियर का कोड है डी गा जो। ठीक है,
अब अगेन स्काई तो इसमें है ही नहीं, तो मैंने पहला स्टेटमेंट भी यूज कर लिया, मैं नहीं बता पा रहा। मैंने दूसरा स्टेटमेंट अकेला यूज किया, मैं नहीं बता पा रहा। अब मैं कंबाइन करके देखता हूं। मैंने दोनों कंबाइन किया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन सा कीवर्ड दिख रहा है? क्लियर। तो मतलब अगर दोनों तरफ सिर्फ क्लियर है तो राइट हैंड साइड में भी वो वर्ड कॉमन आना चाहिए। क्या कॉमन है वहां पे? डी। तो भैया मैं दोनों को यूज करके ये बता पाऊंगा कि क्लियर का कोड क्या है, वो है डी, पर स्काई का कोड नहीं बता पाऊंगा। मतलब मैंने स्टेटमेंट 1 भी यूज किया, नहीं बता पाया, स्टेटमेंट 2 भी यूज किया, नहीं बता पाया, दोनों कंबाइन किया तो भी नहीं बता पाया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीदर 1 और 2 इज सफिशिएंट। मतलब ना पहला ना दूसरा, किसी भी तरह से तुम मेरे काम के नहीं हो। चलिए अगला, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन रो ऑफ चिल्ड्रन। ये वाला क्वेश्चन आप होमवर्क में करेंगे। इसका जो आंसर है आप इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताओगे और मैं बताऊंगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, ये लो ब्लड रिलेशन आ गया। हाउ इज जे रिलेटेड टू पी, देखते हैं। अब पहला स्टेटमेंट, ये ब्लड रिलेशन में पढ़ाया है, जिससे पढ़ा है वो आराम से निकाल देगा। एम इज द ब्रदर ऑफ पी, पहला स्टेटमेंट यूज कर रहा हूं। एम जो है इज द ब्रदर ऑफ पी, डबल लाइन से एम इज द ब्रदर यानी प्लस साइन, भाई बहन या कुछ भी हो, भाई भाई। टी इज द सिस्टर ऑफ पी। अच्छा, टी इज द सिस्टर, यहां पे हल्का से रब कर रहा हूं जगह बनाने के लिए। टी जो है इज द सिस्टर ऑफ पी। ठीक है, ये सिस्टर है। और ये क्या मुझे ये पता चल रहा है पहले से कि जे पी से कैसे रिलेटेड है? नहीं। अगला, पी इज मैरिड टू जेज हस्बैंड। अच्छा पी इज मदर लिखा है, वही मैं थोड़ा सा डाउट में पड़ गया। पी है, पी की जो मदर होगी वो किसके से मैरिड है? इज मैरिड टू जेज हस्बैंड। अभी घुमा के दे रखा है, पी की मदर जे के हस्बैंड से मैरिड है, तो ऑब्वियस सी बात है जे ही तो है। पी की मदर, अब ध्यान से सुनना, इज मैरिड टू जे के हस्बैंड से। ठीक है, तो जे कौन हुआ? मदर ही तो हुई। ठीक है, पी इज मदर इज मैरिड टू, इनका एक हस्बैंड होगा। ठीक है, सो सेकंड से ही आ गया। हाउ इज जे रिलेटेड टू पी? जे लग रही है मदर, मतलब ये किस टाइप का हो गया? सेकंड अलोन इज सफिशिएंट व्हाइल वन अलोन इज नॉट सफिशिएंट। आ रही है बात समझ? ठीक है, ये आ गया मैथमेटिक्स जिसमें इन्वॉल्व रहती है। एक किया था हमने सेल्स वाला, और एक ये सीजीएल में पहले आ चुका है ये सवाल। बहुत से लोगों ने इसमें गड़बड़ कर दी थी, पर मैं आपको राय दूंगा कि आप टाइम लो और एक बार सॉल्व करो। इसे वीडियो पॉज कर लो या चलती हुई वीडियो में भी सॉल्व कर लो। 1 सेकंड का टाइम आपके लिए स्टार्ट होगा। 1 सेकंड बहुत ज्यादा नहीं दे दिया? चलो वीडियो पॉज कर लो, है ना। क्या क्या, हाउ मेनी पेजेस ऑफ बुक एक्स डिड रॉबर्ट रेड ऑन संडे। सही है, संडे को भी पढ़ रहा है। द बुक हैज 300 पेजेस, आउट ऑफ विच 2/3 वर रेड बाय हिम बिफोर संडे। अच्छा, बिफोर संडे बुक में 300 पेजेस थे, और बिफोर ये होगा, ये संडे होगा। 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ 300, यानी कि 200 पेजेस वर रेड बिफोर संडे। तो बच्चे में 100 पेज संडे और उसके आगे वाले दिनों में क्या होगा? पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संडे को कितने पढ़े गए, तो अभी मैं नहीं बता पा रहा, छोड़ दो। सेकेंड, रॉबर्ट रेड द लास्ट 40 पेजेस ऑफ द बुक ऑन मॉर्निंग ऑफ मंडे। अच्छा, ये संडे है, ये बिफोर है और ये आफ्टर। 40 पेजेस ऑन मॉर्निंग ऑफ मंडे, तो यानी मंडे यहां होगा। पर सेकंड से भी मैं बता नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे बचे हुए पेजेस का हिसाब पता नहीं है। पर अगर मैं दोनों कंबाइन कर दूं तो क्या होगा? बिफोर 200 पेजेस थे, तो यहां 200 हो गए। 40 उसने संडे के बाद रीड किया। ठीक है, बुक में कितने पन्ने हैं? 300 पेजेस, तो कितने बच गए? 60 पेजेस बचे, जो इसने आराम से चाय के साथ संडे को पढ़े होंगे। क्लियर है? तो यानी बोथ द स्टेटमेंट आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए, तो हो गया। ठीक है, अच्छा अब अगली चीज जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी है यहां पे क्या है
हमेशा डेटा सफिशिएंसी में अपने को डू नॉट सॉल्व, मतलब कभी भी तुम सॉल्व मत करना, बार बार यही कहूंगा डेटा सफिशिएंसी में। तुमसे पूछा क्या गया है, बस यूज द हिंट एंड सी कि भैया सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। अगर सॉल्व कर पा रहे हो तो वही ऑप्शन मार्क करो, नहीं कर पा रहे तो आगे बढ़ जाओ। सबसे पहले क्या करेंगे, मैं स्टेटमेंट 1 देखूंगा क्या मैं कर पा रहा हूं या नहीं, तो स्टेटमेंट 2 देखूंगा क्या मैं कर पा रहा हूं या नहीं। हो सकता है कि मैं स्टेटमेंट 2 से भी आंसर कर दूं पूरा क्वेश्चन, या स्टेटमेंट 2 से भी 1 से भी इंडिविजुअली आंसर कर दूं और 2 से भी, तो उसमें आंसर क्या होगा कि यू कैन यूज ईदर स्टेटमेंट 1 और 2। ठीक है, अब हो सकता है मैं सिर्फ स्टेटमेंट 1 से ही आंसर कर पाऊं, स्टेटमेंट 2 से नहीं, तो स्टेटमेंट 1 आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है मैं स्टेटमेंट 1 से भी आंसर ना कर पाऊं और 2 से भी ना कर पाऊं, फिर मैं क्या करूंगा, दोनों को मिला के देखूंगा क्या मैं कर पा रहा हूं या नहीं। तो उस केस में अगर कर दिया तो बोथ हो जाएगा, और नहीं कर पाया तो नीदर हो जाएगा। ठीक है जी, सो ये था पूरा का पूरा ज्ञान डेटा सफिशिएंसी के ऊपर। एक और वीडियो जैसे कि मैं हर बार लाता ही हूं और कहता हूं आपसे कि अगली वीडियो में थोड़ी सी और चीजें देखेंगे। इसके अलावा जिन्होंने वेन डायग्राम नहीं देखा वो देख लेना, क्यों, क्योंकि अब जो क्लास होगी अगली रीजनिंग की उसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं 4 सेट वेन डायग्राम। 2 सेट हमने डिस्कस कर लिया, 3 सेट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम डिस्कस करेंगे 4 सेट का वेन डायग्राम। उस पर एक सवाल है और उस पर थोड़ा सा कंसेप्ट है, वो देखेंगे और फिर चीजों को आगे लेके जाएंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन। इसे पूरा कर लेना, जो होमवर्क का सवाल है वो नोट कर लो क्या था। एक सेकंड बस, होमवर्क का सवाल, इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, थैंक यू एवरीवन एंड बाय।